अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। उम्मीद है स्टूडेंट आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का टॉपिक के चैप्टर नंबर 6 में से ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड कंप्लीट हो गया। इसके नतीजे में जो मैंने आपको बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन जो मोनोऑक्साइड है ये वॉल्केनिक eruption से एयर में शामिल होती हैं या नेचुरल ऑर्गेनिक मटेरियल की डिकम्पोजिशन से, और फिर इसके बाद एमिशन ऑफ दीज गैसेज जो होती हैं कंबशन ऑफ फॉसल फ्यूल की मदद से भी एयर में जाती हैं और ऑटोमोबाइल में भी यूज़ होती हैं और फॉरेस्ट फायर और ओपन एयर फायर में। अब ये सारे जितने इसके अपने प्रोसेसेस होते हैं मैं आपको बताया था, या आप खुद भी इस चीज़ को समझ सकते हैं। हम ये सारे जो हैं प्रोसेस हम इन्हें रोक नहीं सकते। हाँ, अपनी एक्टिविटीज़ को उससे महदूद हम कर सकते हैं, लेकिन इस चीज़ को हम रोक नहीं सकते कि किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड की एयर में मिकदार जो है वो कम हो जाए या उसकी जो कंसंट्रेशन है वो कम हो जाए। क्योंकि जितनी ज़्यादा आबादी इंसानों की बढ़ती जाती है उसी तरह से इंसान जितने ज़्यादा लोग होंगे इंसान होंगे, ज़ाहिर है जब रेस्पिरेशन होगी उसका जो होगा प्रोसेस उसमें कार्बन डाइऑक्साइड एयर में जाएगी। जितनी ज़्यादा आबादी होगी उतनी ज़्यादा ऑटोमोबाइल्स यूज़ होंगे और उतनी ही ज़्यादा कंबशन होगी उनके इंजन में, और उसमें जो फ्यूल यूज़ होगा उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड एयर में जाएगी। ये जितनी ज़्यादा आबादी होगी उतनी ज़्यादा लोगों की उनकी नीड्स होंगी, उतनी ज़्यादा फैक्ट्रीज लगेंगी, उतनी ज़्यादा मुख्तलिफ़ चीज़ें उनकी प्रोडक्शन होगी, उतनी ज़्यादा लोग सैर व सियाहत के लिए निकलेंगे, उतनी ज़्यादा मुख्तलिफ़ चीज़ों को इस्तेमाल से लोग अपने लिए फ्यूल हासिल करेंगे। तो ये चीज़ों को इनकी प्रोडक्शन को हम रोक नहीं सकते। मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ को रोक के कम कर सकते हैं, या मुख्तलिफ़ जिस तरह मैंने बताया था कि अगर जंगलात वगैरह लगा लें तो कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट अगर ज़्यादा है तो साथ ही जंगलात की वजह से ऑक्सीजन की भी अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड की एयर में अमाउंट ज़्यादा हुई उसका असर होता है हमारे ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट और जो अपनी ग्लोबल वार्मिंग पे। सबसे पहले देख लीजिए, मैंने आपको बताया कि किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड और अर्थ का जो टेम्परेचर है उसका क्या आपस में लिंक है। द कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्स अ लेयर अराउंड द अर्थ लाइक एन एनवेलप. इट अलाउज द हीट रेज ऑफ द सन टू पास थ्रू इट एंड रीचेज अप टू अर्थ। यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ज़मीन के एक एनवेलप की फॉर्म में है और ये सूरज से आने वाली जो रेज़ हैं उनको अपने में से गुजरने देती है, और वो रेज़ कार्बन डाइऑक्साइड में से होती अर्थ तक पहुंचती हैं। अगर आप इस साथ वाली इसकी डायग्राम देखें, ये हमारी अर्थ है और हमारी अर्थ के इर्द गिर्द ये कार्बन डाइऑक्साइड की इसकी लेयर है जो अर्थ के चारों इतराफ में मौजूद है। सन से अल्ट्रावायलेट रेज़ आ रही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की जो एक लेयर है उसमें से होकर गुजरती हैं, ज़मीन तक आती हैं और ज़मीन से टकराने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड में से होती हुई ये वापस एयर में शामिल हो जाती हैं। आगे देखिए लिखा है कि दीज रेज आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द अर्थ सरफेस एंड गो बैक टू अपर एटमोसफियर एज शोन इन फिग. नॉर्मल कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो लेयर है रिटेन्स एनफ हीट टू कीप द एटमोसफियर टेम्परेचर वार्म. अगर कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसनट्रेशन है ये अगर नॉर्मल मकदार में रहेगी तो वो हमारे ज़मीन के टेम्परेचर को वार्म रखने के लिए एनफ है, यानी इतनी मकदार जो 0.03 कार्बन डाइऑक्साइड की हमारी एयर में मौजूद इसकी मकदार है वो हमारी ज़मीन के टेम्परेचर को वार्म रखने के लिए काफ़ी है। लेकिन क्या होता है, सो नॉर्मल कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है हमारे लिए बेनिफिशियल है फॉर कीपिंग द टेम्परेचर वार्म, अदरवाइज द अर्थ वुड हैव बीन इनहेबिटेबल. यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार अगर नॉर्मल है तो हमारी ज़मीन के लिए वो में बेनिफिशियल है, अगर इसकी मकदार इससे ज़्यादा होगी तो ज़मीन लोगों के रहने के लिए अनइनहेबिटेबल यानी नाकाबिले रहाइश हो जाएगी, उसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो जाएगा या टेम्परेचर लो हो जाएगा. द अर्थ्स एवरेज टेम्परेचर वुड बी अबाउट -20 डिग्री सेंटीग्रेड. अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार नॉर्मल नहीं होगी तो ज़मीन का टेम्परेचर -20 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, रादर देन जितना आज का ज़मीन का एवरेज टेम्परेचर है 15 डिग्री सेंटीग्रेड. उसमें उन्होंने ये बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड अल्ट्रावायलेट रेज़ को तो ज़मीन पर आने दे रही है और अल्ट्रावायलेट रेज़ को अपने में से गुजरने भी दे रही है. ये ज़मीन के टेम्परेचर को वार्म रखते हैं. लेकिन इसके साथ साथ जो पीछे आपका ट्रोपोस्फियर का टॉपिक था उसमें उन्होंने इंफ्रारेड रेज़ के बारे में बताया था जो सूरज की जो ज़मीन से निकलती हैं
ये इंफ्रारेड रेज हैं जो ज़मीन से निकल रही है। कार्बन डाइऑक्साइड इन इंफ्रारेड रेज को अपने अंदर रोक लेती है और ज़मीन के टेम्परेचर को मेंटेन रखती है। अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार इतनी ना हो जितनी आपकी बुक में दिखाई गई है तो ज़मीन का जो टेम्परेचर है ये माइनस हो जाए, यानी अगर उसको कार्बन डाइऑक्साइड ज़मीन के टेम्परेचर को उसको गर्म नहीं रखेगी तो इस एरिया का टेम्परेचर डिक्रीज़ होता जाएगा और ये अर्थ का जो टेम्परेचर है, ये आजकल का जो टेम्परेचर एवरेज टेम्परेचर ज़मीन का 15 की बजाय ये -20 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। नेक्स्ट आपका पैराग्राफ है रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन रेस्पायरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। ये आप लोग अपनी बायोलॉजी में भी पढ़ चुके हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है कि फोटोसिंथेसिस और जो रेस्पायरेशन है इसमें दोनों में यूज़ होती है। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलती है। ये आप इसकी इक्वेशन से समझ लीजिएगा कि रेस्पायरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड और जो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर जो है ये फोटोसिंथेसिस में ये दोनों मिलते हैं। फोटोसिंथेसिस इन प्लांट उनके मिलने से ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन बनती है और ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो होते हैं ये प्लांट्स में रेस्पायरेशन के लिए यूज़ होते हैं और उसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनता है। ये चीज़ उन्होंने आपको बताई है। इन दिस वे जो अननेचुरल बैलेंस एग्जिस्ट बिटवीन दीज एसेंशियल गैसेज एज रिप्रेजेंटेड हेयर, ये वाली जो इक्वेशन इसके मुताबिक ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का नेचुरल बैलेंस एयर में मौजूद रहता है, बट दिस बैलेंस इज बीइंग डिस्टर्ब बाय emitting more and more कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर थ्रू डिफरेंट ह्यूमन एक्टिविटीज़। लेकिन इसमें इंसान की मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ जो इधर दिखाई गई हैं ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में, इन एक्टिविटीज़ की वजह से एयर में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो रही है, ऑक्सीजन की नहीं। क्योंकि अगर जंगलात लगाए जाएंगे तो जितने ज़्यादा जंगलात होंगे उतनी फोटोसिंथेसिस होगी और उतनी ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी और जितनी कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से निकलेगी उतनी ज़्यादा वो आगे रेस्पायरेशन में फोटोसिंथेसिस में ये इनका साइकिल जो है वो चलता जाएगा। लेकिन अब क्या हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार में तो इजाफा हो रहा है लेकिन ऑक्सीजन की नहीं। इधर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसकी मिकदार एयर में ज़्यादा होती जा रही है, जिसकी वजह से हमारी एयर का टेम्परेचर जो है वो दिन ब दिन इंक्रीज़ होता जा रहा है। और इसके बाद जो आपका जो लास्ट पैराग्राफ है सबसे इम्पॉर्टेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हीटिंग अप एटमोसफेयर। आल्दो कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट अ पॉइजनस गैस, अगरचे ये जहरीली गैस नहीं है, येट इट्स इंक्रीजिंग कंसनट्रेशन ड्यू टू बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल इन डिफरेंट ह्यूमन एक्टिविटीज़ इज़ अलार्मिंग। इंसान की मुख्तलिफ सरगर्मियों की वजह से इसकी मिकदार में जो इजाफा हो रहा है वो इंसानों के लिए बहुत ख़तरनाक है। बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोसफेयर एक्ट्स लाइक अ ग्लास वॉल ऑफ अ ग्रीन हाउस। ये ग्रीन हाउस में एक शीशे की दीवार की तरह काम करती है। इट अलाउज यूवी रेडिएशन टू पास थ्रू इट, यूवी रेज को तो अपने में से ये गुजरने देती है, बट इट डज नॉट अलाउ द IR यानी इंफ्रारेड जो रेडिएशन है टू पास थ्रू इट, जिसकी वजह से क्या होता है इट ट्रैप्स सम ऑफ infrared radiation emitted by the earth, hence increased concentration of carbon dioxide layer absorbs the infrared radiation emitted by the earth's surface and prevents heat energy escaping from the atmosphere। ये देख लीजिए इसकी इंक्रीज कंसनट्रेशन है सेकंड डायग्राम में, और यूवी रेज को तो अपने अंदर आने दे रही है और जा भी रही है, लेकिन जो इंफ्रारेड इसकी रेडिएशन उनको रोक रही है, जिसकी वजह से इसकी इस इंक्रीज कंसनट्रेशन की वजह से बहुत सी इंफ्रारेड जो रेडिएशन है वो भी फिर उनकी वापसी भी मुश्किल हो जाती है, उनका भी कुछ हिस्सा ज़मीन के जो एटमॉस्फेयर उसमें रह जाता है। तो ये जो सारा इफेक्ट है उन्होंने कहा कि देयर फॉर द एवरी टेम्परेचर ऑफ द अर्थ सरफेस जो है ये इंक्रीज़ हो जाता है। दिस इज़ कॉल्ड, इसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, एज शोन इन फिग। दिस इफेक्ट इज़ ये जो होता है प्रोपोर्शनल होता है टू कार्बन डाइऑक्साइड। जितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगी उतनी ज़्यादा इसकी हीट या वार्मिंग जो है इंक्रीज़ हो जाएगी। ड्यू टू इंक्रीज वार्मिंग दिस फिनोमिनन इज़ कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। ये आपका लॉन्ग है, ये वाला जो आपका पैराग्राफ है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छी तरह समझिएगा। ये एकदम समझ नहीं आएगा, लेकिन आप जब इसको आराम से बैठ के इसकी डायग्राम को देख के इसकी 2-3 दफ़ा जब आप लोग करेंगे रीडिंग, ये टॉपिक आपको समझ आ जाएगा। कोई मुश्किल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। शुक्रिया।